गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएसएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस क्लास में 8 क्लास के बारे में बात करेंगे। 7 क्लास आप पढ़ चुके हैं। 7 क्लास में आपने लास्ट एग्जाम नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा आपको प्रमोट कर दिया गया और अब आप 8 क्लास में आ चुके हैं। और अपन इस वीडियो में 8 क्लास की साइंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। साइंस का अपन चैप्टर ले रहे हैं 11 नंबर वाला, उसका नाम है बल तथा दाब। बल और दाब ये जो दो आपके सामने शब्द हैं ये एकदम नए होंगे, क्योंकि जो 7th क्लास है 7वीं कक्षा में आपने गति के बारे में पढ़ा है कि कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो गति के माध्यम से जाती है, और एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण होता है, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को अपन वेग कहते हैं। ये सब चीजें आपने विस्थापन के बारे में आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा है। इस क्लास में और अपन आगे जो 8 क्लास है अपनी, उसमें अपन ये सोचेंगे कि ये जो सब गतियां होती हैं ये किस कारण होती हैं, है ना। अपन कोई भी कार चल रही है, अपन साइकिल चलाते हैं या खुद चलते हैं, तो ये जो सब गतियां संभव होती हैं जिनके कारण अपन कई सारे काम करते हैं, अपनी दिन भर के कई सारे कार्य को करते हैं, तो ये गति के कारण संभव हो पाती हैं। तो अपन अब ये सोचते हैं कि गति जो है वो क्यों संभव हो पाती है, किस गति के पीछे क्या कारण है। तो वो जो कारण है वो कारण होता है बल, जो कि छिपा हुआ रहता है, वो अपने को दिखता नहीं है। तो आज अपन कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनसे अपने को पता चलेगा कि ये वास्तव में बल के कारण ही संभव हो पाता है। जैसे कोई एक फुटबॉल खेलने वाला जो खिलाड़ी होता है वो अपने पैर से फुटबॉल को ठोकर मारता है, तो पहले बॉल स्थिर रहती है और जैसे ही वो उसको मारता है, उस पर प्रहार करता है, तो बॉल तेज गति से आगे बढ़ जाती है, जो है गोल की तरफ चली जाती है। ऐसे गोलकीपर अपनी तरफ आने वाली बॉल को रोकता है तो उसको पकड़ता है, पकड़ने से बॉल जो है वो एक जगह स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। तो एक गतिमान वस्तु स्थिर हो जाती है और स्थिर वस्तु गतिमान हो जाती है। ये कैसे संभव होता है? ऐसे ही हॉकी खेलने वाला खिलाड़ी अपनी ओर आने वाली बॉल को अपने स्टिक से मारकर उसकी दिशा जो है वो बदल देता है। कोई गेंद सीधी आ रही है, उसको वो दिशा को वो मोड़ देता है या उसको रोक देता है। तो ये सब क्यों संभव हो पाता है? हॉकी का खिलाड़ी अपनी स्टिक से जो गेंद की दिशा है वो कैसे बदल पाता है? ऐसे ही जब अपन क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में जो खेलने वाला बल्लेबाज होता है वो अपने बैट से बॉल को मारता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, और जो फील्डर होता है गेंद को रोकता है वो अपने हाथों से गेंद को पकड़ता है तो गेंद रुक जाती है। तो एक गतिमान वस्तु जो होती है गेंद, वो कीपर के द्वारा या किसी फील्डर के द्वारा पकड़ने से स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये सब घटनाएं किसके कारण हो जाती है? संभव बल के कारण। यानी कि एक वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वो गतिमान होगी, तो रुक जाएगी या स्थिर हो जाएगी, और कोई वस्तु स्थिर है अगर उस पर बल लगाया गया तो वो क्या हो जाएगी? गतिमान हो जाएगी। अब ये जो बल है ये अपने को किस रूप में नजर आएगा? तो प्रहार करने के रूप में, खींचने के रूप में, धक्का देने के रूप में, है ना, कोई वस्तु को उठाने के रूप में, किसी वस्तु को फेंकने के रूप में, ये सब जो रूप है ये किसके रूप है? ये बल के रूप है। सीधा सीधा बल जो है ये अपने को दृश्य नहीं होगा, लेकिन इसकी जो क्रियाएं होगी वो अपने को पता चलेगी कि इस कारण से बल जो है वो उत्पन्न हो रहा है। इसकी प्रकृति के बारे में अपने बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है कि बल की जो प्रकृति होती है, फोर्स की प्रकृति जो है वो 2 प्रकार की हो रही है। 2 प्रकार के अपने पास ऑप्शन है। एक तो है अपकर्षण, अपकर्षण, और दूसरी जो प्रकृति है वो है अभिकर्षण। ये दोनों ही शब्द जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। अपकर्षण का जो मतलब होगा वो होगा खींचना, इसका मतलब होगा खिंचाव। किसी भी वस्तु में अगर खिंचाव हो रहा है इसका मतलब वहां जो बल लग रहा है वो अपकर्षण प्रकृति का है, और किसी वस्तु में धक्का लग रहा है तो इसका मतलब वहां जो है
अभिकर्षण प्रकृति का बल लग रहा है। अपने किताब में जो जिनके पास बुक है आप देख भी सकते हैं, इस चैप्टर का अपना 11वें चैप्टर का क्रियाकलाप 11.1 दे रखा है। उसमें एक टेबल समझा रखी है जिसमें अपने को ये प्रकृति बतानी है कि बल किस प्रकार का है। कोई अपने को स्थिति दे रखी है किसी वस्तु की और अपने को ये बताना है कि अपकर्षण हो रहा है या अभिकर्षण हो रहा है। अपन कैसे समझेंगे उस चीज को? तो अपकर्षण का मतलब खिंचाव हो रहा होगा, यानी कि किसी वस्तु को अपन अगर खींचते हैं तो वो वस्तु जो है अपनी ओर आ जाती है, अपनी ओर आकर्षित होती है। और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है, किसी वस्तु को अपन अगर धक्का देते हैं तो वो अपने से क्या होगी? दूर होगी। जैसे अपन रोज दरवाजा खोलते हैं और बंद करते हैं, तो दरवाजे को बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी ओर खींचना पड़ता है, और खोलने के लिए अपनी ओर से उसको धक्का देना पड़ता है। तो दोनों क्रियाएं हैं, जहां खिंचाव हो रहा होगा वहां अपकर्षण होगा, और जहां धक्का लग रहा होगा वहां अभिकर्षण होगा। तो क्रियाकलाप 11.1 के बारे में अपन बात करते हैं, और एक टेबल दे रखी है। जिनके पास बुक है वो आप बुक में टेबल देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट करेंगे उसको। देखिए टेबल किस प्रकार की है। फर्स्ट जो अपना कॉलम है उसमें दे रखा है अपने क्रम संख्या, ये अपना हो गया क्रम संख्या। नेक्स्ट अपना जो बिंदु है स्थिति का वर्णन, कि वस्तु की क्या स्थिति है, स्थिति का वर्णन। और नेक्स्ट है कार्य, किस प्रकार का कार्य हो रहा है। अब ये जो कार्य है ये किन प्रकार से हो सकता है? देखिए, खींचना, धक्का देना, प्रहार करना, ठोकर लगाना, किसी वस्तु को उठाना, फेंकना, ये सब कार्य की घटनाएं हैं, और ये बल के कारण होगा। लेकिन वो बल जो है अपने को दिखेगा नहीं, कार्यों के आधार पर अपन स्पष्ट करेंगे कि अपकर्षण हो रहा है या अभिकर्षण हो रहा है। उसके बाद कार्य का बल का प्रकार वो कौन सा होगा? एक तो अपकर्षण और दूसरा होगा अभिकर्षण। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने टेबल बना दी है। अब अपन वस्तु की स्थिति के आधार पर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे कि वस्तु की स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग बाकी सब चीजें अपने को इसमें कंप्लीट करनी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट अपने पास दिया हुआ है, पहला बिंदु, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। मेज पर रखी वस्तु ले सकते हैं, किताब ले सकते हैं, वस्तु को गतिशील बनाना। गतिशील बनाना यानी कि उसमें गति लाना, है ना, वो गति करने लग जाए, गतिशील बनाना। देखिए, ये वस्तु की स्थिति के बारे में बताया गया अपने को। एक मेज है, टेबल है, उस पर कोई वस्तु रखी है। ठीक है, जैसे मेरे हाथ पर मैं ये किताब लेता हूँ, ये पुस्तक रखी है मैंने, इस पुस्तक को मुझे क्या करना है? गतिशील करना है। तो दो प्रकार है, या तो मैं इस पुस्तक पे धक्का लगाऊं तो ये आगे की तरफ गतिमान हो जाएगी, या मैं इस पुस्तक को खींचूं अपनी ओर तो ये क्या हो जाएगी? मेरी ओर गति करने लग जाएगी। तो किसी वस्तु को जो मेज पर रखी है, अगर उसको गतिशील बनाना है तो किस प्रकार का कार्य होगा? अपने को या तो उसको क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, धक्का देकर कर सकते हैं, या खींचना पड़ेगा, खींचना, दो क्रियाएं करेंगे। या अगर उसको अपन ऊपर की तरफ उठाएं, टेबल मेज है, टेबल है, उस पर रखी कोई किताब है, उसको दबाएंगे तो गति नहीं करेगी, लेकिन ऊपर उठाएं तो ऊपर की तरफ गति हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ उठाकर भी कर सकते हैं अपन, ऊपर उठाकर, ऊपर उठाना। ठीक है, तो ये प्रकार की गतियां हैं, धक्का लगाना, खींचना, ऊपर उठाना, ये क्या हो सकता है? ये इस प्रकार के कार्य से अपन किसी मेज पर रखी वस्तु को क्या कर सकते हैं? गतिशील कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन कि अपकर्षण कहाँ हो रहा है और अभिकर्षण कहाँ हो रहा है, यानी किस प्रकार का बल के कारण कार्य हो रहा है, बल की प्रकृति क्या है वो अपन देखते हैं। तो धक्का लगाने का मतलब क्या है? धक्का लगाने का मतलब किस प्रकृति का हो रहा है? अभिकर्षण प्रकृति। तो अभिकर्षण में अपने को क्या करना है? हाँ कर देना कि इसकी
अभिकर्षण वाली होगी और अपकर्षण वाली नहीं होगी, तो इसमें ना हो गया। ओके, अगर अपन खींचते हैं तो खींचने का मतलब क्या हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है, तो अपकर्षण में क्या करना है अपने को, हाँ करना है, यानी कि अपकर्षण हो रहा है, अभिकर्षण नहीं हो रहा है, तो यहाँ ना कर दिया। ऊपर उठा रहे हैं, उठाना भी क्या होगा, एक तरीके से उसको अपनी ओर खींचना हो गया, ठीक है। उठाना और फेंकना अलग अलग है। फेंकना हो जाएगा फिर किसमें, धक्का देने वाली चीज में, यानी अभिकर्षण में। अगर उठाना है यानी कि खींचने में आएगा, तो खींचना और फेंकना ये अलग अलग शब्द हो जाएंगे जो इन्हीं में इंक्लूड होंगे। देखिए, किसी वस्तु को अपन ऊपर की तरफ, जैसे किताब है, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूं तो वो खींचने में आ जाएगा। एक ऊपर में धक्का दे दूं नीचे वाले हाथ से, तो वो धक्का देने में आ जाएगा, यानी फेंकने में आ जाएगा। तो फेंकना यानी धक्का देना होगा और ऊपर उठाना यानी कि खींचना होगा। उनकी प्रकृति भी अपकर्षण और अभिकर्षण की इसी तरीके से समझी जाएगी। ऐसी सेकंड कंडीशन लेता हूं, दरवाजे को खोलना या बंद करना, ठीक है। दरवाजे को, दूसरी वस्तु की स्थिति है, दरवाजे को खोलना, आप लोग खोलते हैं जब तक, दरवाजे को खोलना या बंद करना, ठीक है। दरवाजे को खोलना, पहली बात करते हैं अपन, दरवाजे को खोलना। खोलने का मतलब क्या होगा, कैसे खोल पाएंगे, जब दरवाजा अपने सामने बंद है, अपन उसको खोल रहे हैं, खोल रहे हैं तो क्या करेंगे, धक्का देंगे, तो धक्का देना पड़ेगा। धक्का देकर अपन क्या करेंगे, उस दरवाजे को खोल देंगे। तो जैसे दरवाजे को धक्का देंगे तो क्या प्रकृति होगी, अभिकर्षण। क्या हो गया, हाँ, कौन सा प्रकृति का बल लगा, अभिकर्षण, और इधर ना, नहीं, ठीक है। ऐसे बंद करना, यानी दरवाजे को अपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, अपनी ओर खींचना पड़ेगा, तो खींचने वाला प्रकार का कार्य होगा, खींचना, है ना। तो बल किस प्रकृति का होगा, बल होगा अपना खींचने का, मतलब अपकर्षण में हाँ हो जाएगा, और इधर ना हो जाएगा, नहीं होगी, ठीक है। ऐसे आपको एक नेक्स्ट अपने एग्जांपल दे रखा है, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। कुएं से, तीसरा पॉइंट लेता हूं मैं, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, बाल्टी को खींचना। कुएं से अगर मैं पानी की बाल्टी खींच रहा हूं तो पानी की बाल्टी क्या हो रही है, ऊपर आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। जो भी आदमी उसको खींचना है उसकी ओर आ रही है, तो यानी कि वो पास आ रही है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है, खींचना। और खींचना क्या होगा, वहां क्या होगा भाई, अपकर्षण होगा। अपकर्षण में क्या करना है अपने को, हाँ करना, इधर नहीं करना। तो आपको समझ में आया होगा कि बल जो है वो खिंचाव बल भी होता है और धक्का देने से भी होता है, यानी अपकर्षण प्रकृति का भी होता है और अभिकर्षण प्रकृति का भी होता है। ऐसे और भी अपने एग्जाम्पल है इसमें, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना। अभी प्रहार करना किसमें आएगा, धक्का देने में आएगा, और धक्का देना मतलब अभिकर्षण, यानी कि इस पर जो बल्लेबाज द्वारा अभिकर्षण प्रकृति का बल लगाया गया, इसी कारण बॉल जो है वो गतिमान हुई। ऐसे ही लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, तो बैल द्वारा लदी हुई बैलगाड़ी है उसको चलाना, यानी खींचते हैं, कैसे भी खींचना हो गया। खींचने का मतलब क्या हो गया, अपकर्षण प्रकृति का बल लग रहा है। ऐसे ही किसी मेज की दराज को खोलना, आपके पास जो आप पढ़ाई करते हैं, मान लो किसी टेबल पर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके नीचे एक दराज है, उसमें मेज है, मेज में दराज है, अगर आप उस दराज को खोलते हो, बार को खोलने में क्या करना पड़ेगा, आपको खींचना पड़ेगा, और खींचते हैं इसका मतलब अपकर्षण प्रकृति का आपने बल लगाया है। यानी कि दराज को खोलना, लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट को बॉल को मारना, फुटबॉल से ठोकर मारना, फुटबॉल के ठोकर लगाना, ये सब जो घटनाएं हैं ये किसके कारण है, ये सब संभव होती हैं इस बल के कारण। और बल जो है या तो अपकर्षण होगा या अभिकर्षण प्रकृति का होगा, उनके माध्यम से जो है अपन उन वस्तुओं में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अब अपन बल के जो है कुछ पॉइंट्स लेते हैं, 4-5 पॉइंटों के बारे में अपन बात करते हैं। बल के गुणधर्म कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, या उनके माध्यम से बल जो है वो पूरा अपना स्पष्ट हो जाएगा, उनके बारे में बात करता हूं।
जैसे अपना पहला पॉइंट हो जाएगा, आप लिख सकते हैं बल के गुणधर्म। तो टॉपिक हो जाएगा अपना बल के गुणधर्म। बलों के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। और पहला गुणधर्म होता है, जैसे जो बल अपन लगा रहे हैं, जिस बल की अपन बात कर रहे हैं, मैंने फुटबॉल की गेंद को मारा, प्रहार किया, पैर से ठोकर लगाई, तो मेरे पैर और फुटबॉल के बीच में एक अन्योन्य क्रिया होगी, ठीक है। और उस क्रिया के कारण क्या होगा, वो बॉल जो होगी वो गतिमान हो जाएगी और वो सामने की दिशा में आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने दरवाजे को खोला तो मेरे हाथ और दरवाजे के बीच में एक अन्योन्य क्रिया होगी। इसका मतलब क्या होगा, जहां बल लग रहा है वहां दो वस्तु के बीच में कोई न कोई एक अन्योन्य क्रिया हो रही है, तभी बल उत्पन्न हो रहा है। तो बल कब उत्पन्न होता है, जब दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। तो जब दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है। बल उत्पन्न होता है। दो वस्तु के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है तो बल उत्पन्न होता है, यानी कि बल जो है अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक हो गया। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें अपने को दिया हुआ है बलों की खोजबीन। उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि जैसे एक बक्सा अपने पास दे रखा है, ये पॉइंट आपने नोट कर लिया है। इसके बाद अपन नया पॉइंट बनाने से पहले कुछ समझ रहे हैं। देखिए ये एक मेज है, जैसे एक आधार है, इस पर मैंने एक लकड़ी का एक बक्सा रखा, ठीक है, ये लकड़ी का बक्सा है। अब कोई एक भैया, कोई एक स्टूडेंट अगर इसको इधर से धक्का लगाता है, ठीक है, इस बक्से पर इस तरफ से वो क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो बताइए क्या होगा इस बक्से के साथ, इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, यह बक्सा इधर आगे खिसकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो बल इधर से लगा रहा है, इसलिए उसके सामने उसकी गति होगी। यानी कि कोई स्थिर वस्तु है, उस पर अगर अपन बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है। अगर एक स्टूडेंट इधर से इसको धक्का दे रहा है और दूसरा इधर से दे रहा है, दो स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, वही अपन एक आधार पर, एक मेज पर एक लकड़ी का गट्टा रखा, एक भैया इधर से धक्का मारा, उधर दूसरा उधर से मारा, लेकिन दोनों एक समान ताकत से उसको धक्का लगा रहे हैं, तो क्या होगा, लकड़ी का गट्टा कहीं जाएगा क्या, इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से समान रूप से उसको अगर धक्का लगेगा, है ना, उस पर ताकत लगाई जाएगी, तो वो गट्टा जो है वो स्थिर रहेगा, वो न इस दिशा में गति करेगा न दूसरी दिशा में गति करेगा। और दूसरी बात अपन करें, एक कंडीशन लेते हैं, जैसे इधर से कोई 5 न्यूटन का बल लग रहा है। जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे तो बल की जो यूनिट होती है उसको अपन न्यूटन में लिखते हैं, उसको कैपिटल लाइन से लिखते हैं। तो इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से जैसे मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, तो आपको देखने से पता चल रहा है इधर कम बल लग रहा है, कम ताकत से धक्का लग रहा है, उधर ज्यादा ताकत से धक्का लग रहा है। या यूं कह सकते हैं इधर एक लड़का धक्का लगा रहा है, उधर 2 लड़के धक्का लगा रहे हैं, तो 2 के कारण ताकत ज्यादा होगी, 10 न्यूटन का बल हो गया, बल ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब ये गट्टा किधर जाएगा, इस दिशा में गति करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आ रही है आपको बात। तो इस कंडीशन में इसका परिणामी बल क्या होगा, यानी कि ये इस दिशा में किस बल के कारण जा रहा है, तो इन दोनों का अपने को क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। दूसरा एक अपने एग्जांपल दे रखा है कि अपन गेम भी खेलते हैं, एक रस्सी लेते हैं और दोनों तरफ से उसको अलग अलग टीमें जो है वो रस्सी को खींचती हैं, यानी रस्सा कस्सी खेल जो खेल खेलते हैं अपन, उसकी बात कर रहा हूँ। एक रस्सी ले लेते हैं अपन और उसको एक तरफ एक टीम खींचती है, दूसरी तरफ दूसरी टीम खींचती है। जिधर वो रस्सी चली जाती है वो टीम उसको विजेता कहा जाता है, क्योंकि उसने उन सबको खींच लिया अपनी और अपने पाले में उनको सबको खींच लिया, मिला लिया, इसलिए वो टीम जीत जाती है। इसको भी मैं थोड़ा सा अपने यहाँ बल के रूप में समझ लेते हैं। अपन खेलते हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो क्रिया क्या हो रही है वो अपन नहीं समझ पाते, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। अपन काम सब करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो सारी एक्टिविटी अपन करते हैं
उनमें कहीं ना कहीं गति, कहीं ना कहीं बल, सारा वेग, त्वरण, ये सब चीजें छिपी हुई है, लेकिन अपन उनको पहचानते नहीं है। जब अपन पढ़ रहे हैं तो आप उस चीजों को आप अनुभव करेंगे। आपके सामने जैसे ये एक रस्सी है, इसको इधर जैसे 1 2 3 4 स्टूडेंट इधर हैं, 4 स्टूडेंट इधर हैं। अगर वो समान ताकत रखते हैं तो इस रस्सी को ये इधर खींचेंगे और ये वाले भैया इधर खींचेंगे। तो खींचने से क्या होगा, रस्सी अपने स्टैंडर्ड बीच वाले पॉइंट से, जैसे ओ पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से नहीं तो इस दिशा में जाएगी, नहीं इस दिशा में जाएगी। लेकिन अगर मैं इधर एक स्टूडेंट और बढ़ा देता हूँ, इधर की टीम में एक और मैंने एक स्टूडेंट और डाल दिया, तो इधर 5 हो गए, इधर 4 ही रह गए। अब बताओ ताकत किधर ज्यादा होगी, इधर होगी। इसका मतलब ये रस्सी जो है किधर आ जाएगी, इस दिशा में खींच जाएगी। ठीक है, या मैं इधर से एक कम कर देता हूँ, एक के मान लो कोई चोट लग गई और उसको अपन ने टीम से आउट कर दिया, बाहर बैठा दिया, और इधर 3 बैठे, इधर 4 हो। अब बताओ रस्सी को अगर खींचेंगे आपस में एक दूसरे की तरफ तो किधर जाएगी रस्सी, इस तरफ जाएगी। इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि जो वस्तु जो है वो किस दिशा में जाती है, यानी कि वो किस दिशा में आगे बढ़ती है, उसके बारे में बात करते हैं कि एक वस्तु पर जब वस्तु पर एक दिशा में बल लगता है, बल लगाया जाता है, तो उसका परिणामी बल क्या होगा। तो एक दिशा में बल लगाया जाता है तो उसका परिणामी बल उसी दिशा में कार्यरत होगा। ठीक है, जब वस्तु पर एक दिशा में बल लगाया जाता है तो उसका परिणामी बल उसी दिशा में कार्यरत होगा। यानी कि पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं, बक्से पर अगर एक आदमी इधर से धक्का मार रहा है तो इसी दिशा में ये जो क्या हो जाएगा, बक्सा गतिमान हो जाएगा। यानी बल की दिशा जो है, जिधर बल लगाया जा रहा है कोई एक बल, उसी दिशा में वस्तु जो है वो गतिमान हो जाएगी और परिणामी बल के कारण होगा वो। ठीक है, दूसरी अगर बात करते हैं कि एक वस्तु पर 2 दिशाओं से अगर बल लगता है। ठीक है, देखिए जब वस्तु पर 2 दिशाओं से बल लगाया जाता है, तो परिणामी बल क्या होगा। तो परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, ये भी मैंने भी आपको समझाया था कि एक तरफ से कितने न्यूटन का बल लगा था, 5 न्यूटन का। यहाँ पे से समझा रहा हूं मैं, देखिए थोड़ा सा, ये लकड़ी का बक्सा है अपना, इधर से 5 न्यूटन का बल लगा और इधर से 10 न्यूटन का बल लगा। ठीक है, तो बक्सा किधर जाएगा, इस दिशा में जाएगा। किस बल से जाएगा, अगर उसके परिणामी बल निकालना हो अपने से, छोटा सा सवाल आ गया कि एक लड़का एक बक्से को 5 न्यूटन के बल से धक्का दे रहा है और उसके विपरीत दिशा से एक दूसरा लड़का 10 न्यूटन के बल से धक्का दे रहा है, तो बताइए बक्से पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा। तो ये जो परिणामी बल अगर इनमें से पूछा जाए, है ना, नेट फोर्स पूछा जाए, तो कैसे निकालेंगे, वो दोनों बलों का अंतर करेंगे अपन। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना, घटाना। तो यहाँ मैं घटाऊंगा, देखिए एक तरफ 10 न्यूटन है और एक तरफ 5 न्यूटन है, तो क्या आ जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, 5 न्यूटन। यानी कि ये 10 न्यूटन की दिशा की ओर जो 5 न्यूटन से परिणामी बल से ये वस्तु जो है वो गतिमान होगी। तो अंतर करने पर अपने को मिलेगा परिणामी
अंतर के बराबर होता है। देखिए एक कंडीशन अगर ऐसी ले अपन कि इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी कि दोनों तरफ से समान ताकत लगाई जा रही है, समान रूप से इस पर धक्का लगाया जा रहा है, तो परिणामी बल क्या होगा? तो इस तरीके से अगर पूछा जाए तो अपने को अंतर करना है 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ 0 फोर्स आ गया, बल का मान 0 आ गया, इसका मतलब कोई भी बल नहीं लग रहा है, यानी कि जो अपना लकड़ी का गट्टा है ये स्थिर रहेगा, ये न 5 इस दिशा में जाएगा 5 न्यूटन की ओर, न इस दिशा में 5 न्यूटन की ओर ये जाएगा, यानी कि ये लकड़ी का गट्टा स्थिर अवस्था में बना रहेगा। तो ये 3 पॉइंट अपन ने लिखे हैं। देखिए पहला था जब दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होती है तो बल उत्पन्न होता है, यानी कि बल उत्पन्न होने के लिए दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जब वस्तु पर एक दिशा में बल लगाया जाता है तो उसका परिणामी बल उसी दिशा में, यानी कि उसी दिशा में वस्तु क्या होगी? गति करेगी, उसी दिशा में कार्य होगा, ठीक है। और तीसरी बात करें, जब वस्तु पर दो दिशाओं से बल लगाया जाता है तो अगर उनका परिणामी बल अपने से पूछा जाए तो वो होगा दोनों बलों के अंतर के बराबर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो बल जो है वो वस्तु की गति की अवस्था में भी परिवर्तन कर देता है, यानी कि चौथा गुणधर्म अपना हो जाएगा। देखो मैं ऊपर से थोड़ा सा हटा रहा हूं, ये आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी में इसको नोट करते जाइए अच्छे से। बल के गुणधर्म पढ़ रहे हैं अपन। चौथा अपना गुणधर्म होगा, बल क्या कर सकता है? बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है या करता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। बल के द्वारा अपन कोई भी वस्तु है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या अर्थ होगा? कोई वस्तु अगर चल रही है, गति में है, उसकी कोई निश्चित चाल है तो अपन उसको स्थिर कर सकते हैं, उसकी जो चाल है उसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये किसके कारण संभव हो पाएगा? बल के कारण संभव हो पाएगा। कोई गाड़ी चल रही है, अगर जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी पेडल लगाएंगे उस पर तो गति क्या होगी? तेज हो जाएगी। कम लगाएंगे, धीरे लगाने लग जाएंगे, गति कम हो जाएगी। आप अपन पेडल लगाना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो साइकिल जो है चलना बंद हो जाएगी, यानी स्थिर हो जाएगी। तो आप सब काम किस पर डिपेंड हो रहा है? बल पर हो रहा है। बल के कारण अपन वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बल क्या कर सकता है। अगले गुणधर्म की अगर अपन बात करें तो बल के द्वारा अपन किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा अपना, पांचवा गुणधर्म, बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। यानी कि बल के द्वारा अपन वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई गुब्बारा है अपने सामने, अगर उस गुब्बारे को अपन दोनों हाथों से दबाएं तो क्या होगा? वो दब जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहले बड़ा होगा और अपन दबाएंगे तो क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब उसकी आकृति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, बड़े से छोटा हो गया। जैसे कोई रबर है अपने पास, ठीक है। अगर उस रबर को अपन एक सिरे को ऊपर से पकड़ लें और दूसरे सिरे को नीचे वाले दूसरे हाथ से पकड़ कर अगर हम उसको खींचे तो क्या होगा? उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। पहले वो छोटा होगा, बाद में वो खींचने पर लंबा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? छोटे से बड़ा हो गया, यानी आकृति में परिवर्तन हो गया। अपन घर पर अपने मम्मी रोज आटा लगाती हैं तो वो जैसे हाथ से दबाती हैं उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। फिर वो जब वापस मिलाती हैं तो अलग आकृति हो जाती है। तो बल के द्वारा अपन वस्तुओं की आकृति को भी परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये बल के जो 5 गुणधर्म हैं, इनके आधार पर अपन को बल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। कुछ एग्जाम्पल अपनी बुक में है, कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं। आप बुक जिनके पास है नहीं है वो भी बुक खरीदे मार्केट से और बुक में देखें, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं।
इन क्रियाकलापों के माध्यम से अपन आसानी से बल क्या होता है उसको समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे रखा है कि अपन साइकिल चलाते हैं तो उस पर बैठते हैं, बैठते तो क्या होता है सीट एकदम नीचे दबती है, तो ये आकृति में परिवर्तन हो गया, पहले खुली होगी बाद में वो दब जाएगी। ठीक है, कोई स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अगर अपन खींचें तो लंबाई में वृद्धि होगी, लंबी हो जाएगी वो, अगर उसको दबाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये उसके आकृति में परिवर्तन हो गया। आप प्रयोग भी कर सकते हैं, आप जो है अपने घर पर भी दो अगर स्टूल लेंगे, दो मेज लेंगे, ये आपने गुणधर्म नोट कर लिए होंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। आप दो स्टैंड ले, ठीक है, ये दूसरी तरफ स्टैंड ले लिया। यहाँ आप एक, जैसे आपके पास अगर बड़ी स्केल है तो आप बड़ी स्केल को ले लेना, है ना, चाहे वो लकड़ी की हो, लोहे की हो, धातु की भी ले सकते हैं। उस पर आप यहाँ कोई भारी वजन रखना, तो आपको ये जो स्केल है थोड़ी सी ऐसे घुमाओगा, ठीक है, इस पर आपने ये कोई वजन रखा है, ठीक है, वजन रखने का मतलब आपने क्या किया है, उस पर बल लगाया है, या आप हाथ से भी उसको दबा सकते हैं, दबाएंगे तो उस पर बल लग गया। बल लगने से क्या होगा, उसकी आकृति पहले एकदम सीधी थी स्केल, और आपको बाद में हो गया वो मिलेगी थोड़ी दबी हुई मिलेगी। इसका मतलब स्केल की आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जब अपन किसी गेंद को फेंकते हैं, ठीक है, आजकल रबर की गेंद भी आती है, आप वो टेनिस वाली गेंद भी आती है, आप गेंद को जब दबाएंगे तो वो दब जाएगी, इसका मतलब वो छोटी हो जाएगी, आप छोड़ेंगे वापस सही हो जाएगी, उसके आकार में आ जाएगी। तो इन सब बातों से ये समझ में आता है कि वस्तु की आकृति जो है वो बल के कारण प्रभावित हो जाती है। इस तरीके से अपन ने बल के 5 गुणधर्म अपने कंप्लीट हो गए। अपना पहला गुणधर्म था, आपने नोट कर लिए होंगे, पहला मैंने मिटा दिया है, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई लिखना चूक गया हो तो मैं वापस बोल रहा हूँ। बल जो है दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होने के कारण संभव होता है, या यूं कह सकते हैं दो वस्तु के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है तो बल उत्पन्न होता है। दूसरी बात, जब वस्तु पर एक दिशा में बल लगता है तो उसका परिणामी बल भी उसी दिशा में कार्यरत होगा, यानी कि उसी दिशा में वस्तु गतिमान होगी। तीसरा अपना बिंदु है, जब वस्तु पर दो दिशाओं में बल लगते हैं तो फिर अलग अलग कंडीशन होती है कि अगर दोनों बल समान है तो वस्तु स्थिर रहेगी, और दोनों बल जो है असंतुलित अवस्था में, एक तरफ कम बल लग रहा है दूसरी तरफ से ज्यादा लग रहा है, तो जिधर ज्यादा लग रहा है उस दिशा में वस्तु गतिमान होगी, यानी परिणामी बल उनका जो होगा वो उन दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। चौथा अपना पॉइंट था, बल जो है वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर देती है, यानी कि कोई वस्तु स्थिर है ना, एक जगह पड़ी हुई है, रखी हुई है, अगर उसको गतिमान करना है, उसमें गति लाना है तो अपन को उस पर क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और कोई वस्तु अगर गतिमान है, अगर वो गतिमान है, अपन उसको रोकना चाह रहे हैं या उसकी गति को कम करना चाह रहे हैं या उसकी गति को अपन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो भी उस पर क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अर्थात बल द्वारा अपन वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि गति को कम, ज्यादा या स्थिर, जीरो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट था, बल द्वारा वस्तु की आकृति में अपन परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि वस्तु की आकार को अपन बल के माध्यम से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंटों के माध्यम से अपना बल वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आ रहा है वो आएगा अपने बलों का प्रकार, जो बल को अलग अलग नामों से अपन जानते हैं। कहीं दो सतहों के बीच में लगेगा तो संपर्क बल, कहीं मांसपेशियों के माध्यम से लगेगा तो पेशीय बल, कहीं असंपर्क बल भी होता है। जैसे बड़ी कक्षाओं में जब अपन पढ़ते हैं या घरों पर आप देखते हैं कि अपन किसी तार के पास जाते हैं तो अपने को तार जो है अगर उसमें करंट आ रहा होता है, ठीक है, लाइट जा रही होती है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है, तो वो तार अपने को कई बार खींचता है, कई बार धक्का लगाता है, तो अपने को बिना छुए भी वहां एक बल का अनुभव होता है। तो ये असंपर्क बल की काउंटिंग में आता है, यानी कि अपन ने वस्तु को छुआ ही नहीं है, तार को हाथ ही नहीं लगाया, उससे पहले ही अपने ऊपर बल काम कर रहा है, तो ये असंपर्क बल हो जाता है। ऐसे ही जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं और एक वस्तु गति करती है तो उनके बीच में घर्षण बल लगता है। तो ये सब बलों के बारे में जो है अपन डिटेल में कल बात करेंगे, इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे।
आज जो अपन ने पढ़ा है बल के बारे में, बल की सामान्य अवधारणा क्या है, बल क्या होता है, बल के क्या गुणधर्म है, आप इनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे द्वारा जो आज आपको दी गई क्लास है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको बल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दैनिक जीवन में ये जो घटना होती है इसको हम देख जरूर नहीं पाते हैं, लेकिन इसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अब मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल आप बुक में और दिए हुए हैं, उनसे देखकर वास्तव में अनुभव करेंगे कि बल क्या होता है, ताकि अपन नेक्स्ट क्लासों में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो बल जो है अपना लगातार साइंस में चलता रहेगा। तो आप यहीं से अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारी जो पढ़ाई आपकी होगी बहुत सरल लगने लग जाएगी। आपको इस क्लास में कोई अगर दिक्कत आती है तो आप ये स्कूल के नंबर दिए हुए हैं, सर के नंबर है, इस नंबर पर आप बता देंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगा। आप जो ये वीडियो स्कूल के द्वारा आपको दिया जा रहा है, आप खुद भी रेगुलर इसको देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।